तो प्रथम नियम को आपने समझ लिया, तो हम दूसरे नियम पर बढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, ध्यान से समझ लीजिए। एक ही शक्ति की विद्युत धारा एक ही समय पर विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा अपने तुल्यांकी भार के क्या होगा, अनुपात में होता है। कहने का तात्पर्य, बस हम दो विद्युत अपघटनी सेल लेते हैं, इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहां पास हम क्या कर लेते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और इसमें भी दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। बहुत ही ध्यान से समझना इसको। अब इसमें हम बिलियन डाल देते हैं। ठीक है, इसमें भी बिलियन है और इसमें भी बिलियन हम डाल देते हैं और इन इलेक्ट्रोडों को हम इस प्रकार लगाएंगे कि बिलियन में डूबे हुए हों। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। अब इन इलेक्ट्रोडों को क्या करेंगे, एक बैटरी से जोड़ देंगे। ठीक है, यहां पास अब देखिए ना, ये दो विद्युत अपघटनी सेल है, ये ए नंबर है और ये बी नंबर है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पास ए वाले विलियन में हम क्या डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट डाल देते हैं। जैसे ये विलियन के रूप में होता है तो ये कैसा होगा, ये अपने विद्युत अपघट्य के रूप में होंगे। ठीक है, यदि हम कॉपर सल्फेट मिलाते हैं तो ये कॉपर दो धनायन और सल्फेट दो ऋणायन के रूप में होगा। इसमें हम डाल देते और इसमें हम डाल देते हैं जिंक सल्फेट डाल देते हैं, ये भी अपने आयन में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब यहाँ पास क्या होगा, फिर से वही प्रक्रिया होगी जब इसमें हम विद्युत धारा का प्रवाहन करेंगे। अब डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि एक ही शक्ति की विद्युत धारा, एक ही शक्ति की विद्युत धारा को यदि हम प्रवाहित करें, यानी कि धारा का मान 1 एम्पियर रख दें। ठीक है, क्या रख दें, 1 एम्पियर रख दें। तो 1 एम्पियर जब रखते हैं, इस धारा का मान दोनों में हम 1 ही एम्पियर रखते हैं और टाइम जो होगा टी होगा, बात के लिए मान लेते हैं 30 मिनट रखते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, 1 एम्पियर की धारा और एक निश्चित समय तक 30 मिनट तक विभिन्न लवणों के, ये अलग अलग लवण है। एक ए नंबर में हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया है और बी नंबर में क्या लिया है, जिंक सल्फेट लिया है। ठीक है, अब डिफिनेशन में क्या बोला गया है कि एक ही शक्ति की विद्युत धारा निश्चित समय तक विभिन्न लवण वाले विलयन में प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोडों पर एकत्र होने वाले पदार्थ की मात्रा अपने तुल्यांकी भार के अनुपात में होता है। यानी कि क्या होगा, ये कॉपर सल्फेट जो हो, ये कॉपर जो होगा इस पर जाएगा, सल्फेट यहाँ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ त्याग देगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रवाहित होकर इधर आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, जिंक क्या करेगा, इस ओर जाएगा, सल्फेट यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ त्याग देगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर कहाँ चला जाएगा, इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो जिंक क्या करे, देखिए कैसे प्रक्रिया चली यहाँ पास। यदि हम यहाँ पास ध्यान से देखें तो पहले वाले में ये ए वाला है, ये बी। ठीक है, ध्यान से देखना, ए नंबर पर क्या चला, ये विलयन है, ये अपने आयनों में है। अब ये क्या कर रहा है, कॉपर, ये सल्फेट क्या कर रहा है, SO4 दो ऋणायन अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दे रहा है। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग दे रहा है। किस पर प्रक्रिया हो रही है, एनोड पर हो रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पास त्याग देता है तो इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर लेता है, कॉपर कर लेता है। तो कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर मुक्त अवस्था में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, कॉपर क्या करता है, मुक्त अवस्था में प्राप्त हो जाता है। आई बात समझे। तो यहाँ पास हमें कौन सा पदार्थ मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है। ठीक है, अब यदि हम बी की बात करें तो बी में क्या प्रक्रिया चल रही है। अब यदि हम इस वाले विद्युत अपघटनी सेल की बात करें तो बी पर क्या प्रक्रिया चल रहा है, बी पर देखेंगे ये सल्फेट है, SO4 दो ऋणायन, ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग देता है, SO4 + 2 ऋणायन। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ चला जाएगा, इस ओर आ जाएगा। तो इस ओर जिंक है, ये जिंक 2 धनायन है, तो जिंक क्या करेगा, यहाँ पास कैथोड पर जिंक 2 धनायन इस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना लेगा,
जिंक मुक्त अवस्था में प्राप्त हो जाएगा, सॉलिड के रूप में मिल जाएगा। यहाँ पास कॉपर हमें सॉलिड के रूप में मिल रहा है, तो यहाँ पास डिफिनेशन में यह बोला गया है कि एक ही शक्ति की विद्युत धारा निश्चित समय तक विभिन्न लवण वाले विलयन में प्रवाहित करते हैं। यहाँ से हमने धारा प्रवाहित किया, ठीक है, यहाँ से धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ एकत्र हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पास हम देख रहे हैं इसमें कॉपर एकत्र हो रहा है, इसमें जिंक एकत्र हो रहा है। तो ये जो पदार्थ एकत्र हो रहे हैं ये अपने अपने तुल्यांक भार के अनुपात में होता है। फैराडे का नियम यही है, ठीक है। तो W जो समानुपाती E के होता है, क्योंकि हम भिन्न भिन्न पदार्थ ले रहे हैं तो W 1/W2 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा E 1/E2 के हो जाएगा। लेकिन जो विभिन्न पदार्थ होते हैं वह अपने तुल्यांकी भार के अनुपात में होते हैं। तो पदार्थ और ये जो है नीचे आ जाएगा यहाँ पास, और W2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि W2/E2, ठीक है। ये है कूलाम का दूसरे नियम का सूत्र, जहां W1 क्या है, पदार्थ की मात्रा है, और E2 जो है, और E जो है, E जो होगा पदार्थ का तुल्यांकीय भार, ठीक है। यदि आपको किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसका फार्मूला होता है एटॉमिक मास बाय 2 होता है, ठीक है। ये यदि किसी भी एलिमेंट का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इलेक्ट्रोड पर एकत्र हुए पदार्थ A का द्रव्यमान बटे पदार्थ B का द्रव्यमान, ठीक है। ये वाला फार्मूला भी आप लिख सकते हैं। और इसका तुल्यांकी भार, A का तुल्यांकी भार बटे B का तुल्यांकी भार, यानी कि यहाँ पास कहने का तात्पर्य W1 बटे W2 और E1/E2। तो इस प्रकार से भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं W1/E1 और W2 बटे E2, दोनों एक ही चीज़ है, बस इसमें चाहे इस प्रकार ये सूत्र लगाएं चाहे ये सूत्र लगाएं, ठीक है। तो इसको याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट लें। तो यहाँ पास मैंने दूसरा नियम लिख दिया है। अब देखिए आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। आप जो दूसरा नियम है, विभिन्न इलेक्ट्रोड पर एकत्र होने वाले पदार्थ की मात्रा, और जो मात्राएं जो पदार्थ की मात्रा में प्राप्त हो रही है वो पदार्थ जो है उसका तुल्यांकी भार के अनुपात में होता है। लेकिन कब कब होता है, जब एक ही शक्ति की क्या लगाएं, हम विद्युत धारा लगाएं, ठीक है। एक ही शक्ति की विद्युत धारा होनी चाहिए और एक निश्चित समय, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक निश्चित समय, एक ही शक्ति की विद्युत धारा होनी चाहिए, एक निश्चित समय तक होनी चाहिए। तब क्या होता है, विभिन्न लवण वाले विलयन, यानी कि जो हम 2 विलयन लिए थे, तो हमने क्या क्या लिया था, एक जिंक सल्फेट हमने लिया था और एक हमने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट लिया था। तो ये 2 अलग अलग विलयन विभिन्न लवण वाले विलयन में प्रवाहित किया जाए, यानी कि दोनों में हमने धारा जब प्रवाहित किया, ठीक है, एक ही धारा प्रवाहित करते हैं तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर एकत्र होने वाले पदार्थ की मात्रा, तो इलेक्ट्रोडों पर कौन कौन से पदार्थ एकत्र हो रहे थे, एक जिंक प्राप्त हो रहा था इसमें से, और इसमें से हमें कॉपर प्राप्त हो रहा था, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पर एकत्र हुए पदार्थ की मात्राएं, जो इसकी मात्रा होगी वो अपने अपने तुल्यांकी भार के क्या होगा, अनुपात में होगा, यानी कि W1/E1 इक्वल W2 बटे E2 हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन आपने समझ लिया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। और सबसे पहला चीज है कि बिल्कुल रटना नहीं है, समझ कर पढ़ना है कि हमें लिखा हुआ क्या है, ठीक है। 2-3 बातें यदि आप ध्यान रखकर चलते तो ये डेफिनेशन नहीं भूलेगा कि एक ही शक्ति की विद्युत धारा एक ही होनी चाहिए,
निश्चित समय तक होना चाहिए। और जो इसमें हम विलयन ले रहे हैं तो विभिन्न विलयन ले रहे हैं, ठीक है, विभिन्न लवण वाले विलयन ले रहे हैं, यानी कि अलग अलग हम विद्युत अपघटनी सेल की बात कर रहे हैं। हमने फैराडे के प्रथम नियम में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड पर एकत्र होने पदार्थ की मात्राएं, और उसमें क्या था, विद्युत धारा के समानुपाती होता था, और ये क्या, तुल्यांकी भार के अनुपात में है। ठीक है, अंतर समझना। पहले वाला जो था पदार्थ की जो मात्रा थी वो क्या था, समानुपाती किसके था, आवेश यानी कि धारा के था, और ये जो है ये तुल्यांकी भार के अनुपात में होता है, किसके, ये पदार्थ की जो मात्रा है किसके अनुपात में होता है, तुल्यांकी भार के अनुपात में। यानी कि फैराडे का प्रथम नियम ये, दूसरे नियम का सूत्र ये है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और इनको बहुत अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज करें, पढ़ें। ठीक है, किसी भी टॉपिक पर यदि आपको डाउट है तो हमें ज़रूर कमेंट करें, हम आपके पढ़ने और समझने में आपकी ज़रूर मदद करेंगे। इस क्लास को दूसरे फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।